हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वयं अकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका नाम है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग। साथ ही साथ इसी चैप्टर से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रखे हैं, जो कि मुख्य रूप से सीटेट, यूपीटेट या फिर अन्य टीचिंग एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाया करे। और इसी सीरीज का आज 26वां टॉपिक है, जिसमें हम नैतिक विकास का सिद्धांत यानी कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। कोहलबर्ग ने अपने प्रयोगों के द्वारा यह बताया कि बालक में नैतिक विकास के 3 स्तर पाए जाते हैं। इन्होंने बताया कि जो बच्चे में नैतिक विकास होना प्रारंभ होता है वो 3 स्तरों से होकर गुजरता है। मतलब कि जो बच्चे में नैतिक विकास होता है वो 3 स्तरों में कंप्लीट होता है। प्रत्येक स्तर में दो दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। मतलब कि जो बच्चे में नैतिक विकास के 3 स्तर पाए जाते हैं, उन तीनों स्तर में दो दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। कोहलबर्ग ने यह बताया कि प्रत्येक अवस्था का जो क्रम होता है वह निश्चित होता है। जो तीनों अवस्थाएं होती हैं, जो दो दो अवस्थाएं होती हैं तीनों स्तर की, उनका क्रम तो निश्चित होता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति में समान उम्र में यह अवस्थाएं हो यह निश्चित नहीं होता है। क्या क्रम निश्चित होगा, लेकिन किस उम्र में होना है यह निश्चित नहीं होता, या फिर हर व्यक्ति में उसी उम्र में हो यह निश्चित नहीं होता है, लेकिन जो क्रम होगा वो निश्चित होगा। फिर नैतिकता के बारे में देख लेते हैं कि नैतिकता होती क्या है। नैतिकता वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। इन्होंने बताया नैतिकता वह गुण होता है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है, या फिर हम सही और गलत के बीच विभेद कर पाते हैं। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता के बारे में सीखता है। बच्चा कहाँ से नैतिकता और अनैतिकता के बारे में सीखता है? वो अपने सामाजिक परिवेश में, जिस जगह पे वह रह रहा है या जिन लोगों के बीच में रह रहा है, उन्हीं के द्वारा वो नैतिकता और अनैतिकता से परिचित होता है, या फिर नैतिकता और अनैतिकता के बारे में उन्हीं लोगों से सीखता है, या फिर उसी परिवेश से सीखता है। और कोहलबर्ग साहब जो थे वो अमेरिका के रहने वाले थे और एक मनोवैज्ञानिक थे। कोहलबर्ग साहब एक मनोवैज्ञानिक थे और रहने वाले कहाँ के थे? अमेरिका के रहने वाले थे। कोहलबर्ग अपने प्रयोगों में छोटी छोटी कथाओं को प्रस्तुत करते थे। कोहलबर्ग का जो प्रयोग था या फिर जो प्रयोग करते थे, उसमें छोटी छोटी कथाओं को बच्चों के बीच में प्रस्तुत करते थे। फिर उसके बाद उन कथाओं से संबंधित बच्चों से प्रश्न पूछते थे, और उन प्रश्नों के उत्तर जिस तरह से बच्चों से प्राप्त होते थे, उसी के अनुसार वो नैतिक विकास के नियमों का या फिर सिद्धांतों का प्रतिपादन करते थे, या सिद्धांतों का निर्माण करते थे। मतलब बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे जो नैतिकता से संबंधित होती थी, या फिर मोरलिटी से संबंधित जो कहानियां होती थी उनको बच्चों को सुनाया करते थे, या फिर बच्चों के बीच में प्रस्तुत करते थे। फिर उस कहानी की समरी बच्चों को बताने के बाद फिर उसी कहानी से संबंधित बच्चों से प्रश्न पूछते थे, जिससे बच्चों की नैतिकता का ज्ञान होता था, फिर बच्चों का नैतिकता का लेवल वो पहचान पाते थे कि बच्चे की नैतिकता अभी कितनी है, या फिर वो कहाँ तक सोचता है। ये सारी चीजें वो कहानी के माध्यम से बच्चों को सुनाते थे, और फिर वो चीजें जानने का प्रयास करते थे। तो उनकी जो एक प्रचलित कहानी है वो बहुत ही प्रचलित है, और उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वही मैंने कहानी इसमें ली है इस चैप्टर में। तो कहानी है, यूरोप की एक महिला जो बीमार थी। यूरोप की एक महिला थी जो कि बीमार थी, जो मौत और जिंदगी के मध्य लड़ाई लड़ रही थी। उसके पति का नाम क्या था? हिंज था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो जो कोहलबर्ग साहब ने अपनी नैतिकता की कहानी जो पहली लिखी थी, या फिर जिसपे वो क्वेश्चन पूछा करते थे अपने बच्चों से, जिनके ऊपर प्रयोग करते थे, तो उसके पति का क्या नाम था? जो औरत बीमार थी उसके पति का क्या नाम था? तो क्या नाम था? हिंज था। डॉक्टर के अनुसार एक रेडियम है जिससे इसकी जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर ने बताया कि जो ये औरत बीमार है, इसका इलाज एक रेडियम से हो सकता है। उस समय उस रेडियम की खोज एक फार्मासिस्ट ने की थी। उस दवाई का मूल्य बहुत अधिक था, क्योंकि जिस फार्मासिस्ट ने उसकी खोज की थी, उस रेडियम के निर्माण में लगे धन के वो 10 गुना अधिक धन ले रहा था। मतलब कि वो जितना उस फार्मासिस्ट ने उस दवाई को खोजने में या फिर उस रेडियम को खोजने में जितना इन्वेस्ट किया था, उसके 10 गुना लोगों से ले रहा था, जिस कारण उस औरत के पति हेंज उसे खरीद पाने में असमर्थ थे। एक दिन हेंज उस फार्मासिस्ट के पास गए और उससे पैसे देकर कहा कि आप मुझे वो दवाई दे दीजिए जिससे मैं अपनी पत्नी की जान बचा सकता हूँ, और आप कुछ पैसे रख लीजिए, बाकी के पैसे बाद में दे दूंगा। उस फार्मासिस्ट ने साफ साफ मना कर दिया। क्या किया? मना कर दिया कि मैं तभी आपको दवाई दूंगा जब आप पूरा धन हमें देंगे, या फिर पूरे पैसे देंगे, क्योंकि मैंने इस दवाई की खोज इसलिए की है जिससे मैं अधिक धन अर्जित कर सकूं। ठीक है, आप मुझे जब तक इसका पूरा मूल्य नहीं चुकाएंगे
तब तक मैं आपको दवाई नहीं दूंगा। इन्होंने बताया कि जब तक आप पूरा धन हमें नहीं देंगे तब तक मैं इस दवाई को नहीं दूंगा। ये आप कहानी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसी के द्वारा आपको लास्ट में भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका आंसर देना है। ये बात सुन हेंज को गुस्सा आ गया। उसने उसकी दुकान में तोड़ फोड़ करके दुकान से उस रेडियम को चुरा लिया। क्या किया था? चुरा लिया था। कोहलबर्ग ने अपनी इस कथा के आधार पर 2 प्रश्नों का निर्माण किया। कितने? 2 प्रश्नों का निर्माण किया, जिसको उसने 2 भागों में विभाजित किया, जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है नैतिक दुविधा, जो मतलब कि पहला जो उन्होंने बताया जिसके आधार पर उन्होंने प्रश्न बनाया। तो पहला जो प्रश्न बनाया था मोरल डायलेमा के आधार पर बनाया था, यानी कि नैतिक दुविधा के अनुसार। सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में जिन दुविधाओं या समस्याओं का सामना करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? मोरल डायलेमा, यानी कि नैतिक दुविधा कहते हैं। सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में जिन दुविधाओं या समस्याओं का सामना करते हैं, मतलब कि जिन दुविधाओं और समस्याओं का सामना हमें सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में करना पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं? नैतिक दुविधा, यानी कि मोरल डायलेमा। एग्जाम्पल के लिए जो क्वेश्चन उनका था, जो उन्होंने इसके आधार पर क्वेश्चन बच्चों से पूछा था, तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, अगर हिंज चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी, और अगर उसने चोरी की तो उसको पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देगा। तो इसमें बच्चों से पूछा गया कि आपको किस तरह का निर्णय लेना चाहिए। तो अगर वो चोरी करेगा तो क्या होगा? उसने चोरी की तो उसको पुलिस पकड़ लेगा, अगर वो चोरी नहीं करता तो क्या होगा? उसकी पत्नी मर जाएगी। तो इसके आधार पर बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें उसका सही निर्णय क्या था। ये चीजें उनसे बच्चों से पूछी गई। इसी के आधार पर उन्होंने नैतिकता के नियम निकाले। फिर नैतिक तर्कणा, यानी कि मोरल रीजनिंग, 2 विचारों के मध्य सही और गलत का चयन करना। मतलब कि जो हमारे बीच में 2 विचार चल रहे हैं, क्या कि चोरी करें या ना करें, ये 2 हमारे मध्य विचार चल रहे हैं। कि मतलब वो जो हिंज था उसके दिमाग में 2 विचार चल रहे थे कि चोरी करना चाहिए या दवाई को किस तरह से अर्जित किया जाए। पहला तो उसका तरीका था चोरी करे, और अगर दूसरा क्या था तरीका, अगर वो चोरी नहीं करेगा तो क्या होगा? उसकी वाइफ मर जाएगी। तो 2 विचार उसके मध्य चल रहे थे, और इसमें सही और गलत का चयन करना है, इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मोरल रीजनिंग, यानी कि नैतिक तर्कणा। हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी करने का फैसला लिया। ये क्वेश्चन क्या था? मतलब हिंज ने क्या किया था? चोरी करने का फैसला लिया था अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए। तो इसके आधार पर बच्चों से क्वेश्चन पूछे गए कि चोरी किया तो सही किया या गलत किया। नैतिकता के आधार पर अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए तो किस तरह से आप आंसर देंगे कि अगर उसने चोरी की तो उसने सही किया या गलत किया। फिर कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादन में 3 अवस्थाओं को बताया। मतलब कि 3 अवस्थाओं में या फिर 3 स्तरों में उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो पहला जो सिद्धांत था या फिर पहला स्तर जो था, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था, यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज। ये जो होती बच्चों की 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बीच की आयु जो होती बच्चों की, इसी को हम क्या कहते हैं? प्री कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि पूर्व रूढ़िगत नैतिकता। इस अवस्था में बच्चों का नैतिक विकास ना के बराबर होता है। जो 4 से 10 साल के बच्चे होते हैं उनमें नैतिकता तो होती ही नहीं ना, क्योंकि उनका विकास होना प्रारंभ हुआ होता है। तो उनके अंदर जो नैतिकता का विकास होता है वो ना के बराबर होता है। अर्थात बालक इस अवस्था में सही और गलत के मध्य अंतर को समझने में असमर्थ होता है। मतलब कि वो सही और गलत क्या होगा, या फिर नैतिकता के आधार पर कौन सी चीजें सही होंगी और कौन सी चीजें गलत होंगी, इनमें अंतर करने में वो पूरी तरह से असमर्थ होता है। फिर कोहलबर्ग ने इस अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया। जैसा पहले ही बताया गया था कि 3 स्तर उन्होंने बताया, और तीनों स्तर को 2-2 भागों में उन्होंने विभाजित किया था। तो पहला जो था स्तर दंड और आज्ञा का पालन, जो इस अवस्था में होती है। 4 से 10 साल के बच्चे जो होते हैं उनके अंदर नैतिकता किस आधार पर होती है? दंड और आज्ञा का पालन। मतलब कि उनके अंदर जब डर होगा कि हमें अगर ये काम हमने नहीं किया तो हमको दंड मिलेगा, या फिर उनको आज्ञा पालन का डर होगा, तभी वो नैतिकता दिखाएंगे। अगर ये डर उनके अंदर नहीं है तो वो नैतिकता नहीं दिखाएंगे। यही इसमें बताया गया। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर निर्भर करती है। मतलब कि सजा, और अगर उनको सजा का डर होगा या फिर उन्हें आज्ञा पालन का एक तरह से डर होगा कि अगर वो आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगा, तभी वो नैतिकता दिखाएंगे, अदरवाइज वो नैतिकता नहीं दिखाएंगे। जैसे कि अगर हमारे घर में मेहमान आता है तो अगर बच्चे होते हैं जो, तो वो नमस्ते तभी करते हैं जब उनको ये पता होता है कि अगर हम नमस्ते नहीं करेंगे तो ये जो मेहमान आए हैं या फिर जो रिश्तेदार हमारे आए हैं ये अगर चले जाएंगे, या फिर जो गेस्ट आए हैं ये चले जाएंगे तो हमें डांट पड़ेगी। तो इस वजह से बच्चे नमस्ते करते हैं। अगर उनको ये चीज़ ना पता हो कि हमें डांट नहीं पड़ेगी तो वो नमस्ते नहीं करेंगे। तो उनकी जो नैतिकता होती है वो आज्ञा पालन या सजा पर डिपेंड करती है।
फिर दूसरा उन्होंने बताया साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्तता, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म, मतलब कि साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्तता, मतलब कि इस अवस्था में जैसे को तैसा भी कहा जाता है। मतलब ये जो अवस्था होती है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्तता जो होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, जैसे को तैसा। मतलब कि इसमें क्या बच्चा व्यवहार करता है, उसके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाएगा बच्चा उसी तरह का व्यवहार करेगा। जैसे इसमें अगर किसी बच्चे ने एक बच्चे की पेंसिल तोड़ दी तो दूसरा बच्चा भी क्या करेगा, उसकी पेंसिल तोड़ देगा। यही इसमें होता है। जो दूसरा इन्होंने मतलब कि पहला स्तर था, इसका जो दूसरी अवस्था इन्होंने बताई, इसमें इन्होंने बताया कि बच्चा नैतिकता उसका स्तर ऐसा होता है कि बच्चे के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाएगा वो उसी तरह का व्यवहार उसके साथ करेगा। मतलब कि क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। मतलब कि लोगों के द्वारा देखकर या फिर लोगों के द्वारा किया गया व्यवहार से ही वो अपने व्यवहार को क्या करता है, इंस्पायर्ड करता है, फिर अपने व्यवहार को करता है। फिर रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था, यानी कि कन्वेंशनल स्टेज, इसको ये कौन सी होती है, 10 से 13 वर्ष के बीच की जो आयु होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था, यानी कि कन्वेंशनल स्टेज। इस आयु में छात्र दूसरे व्यक्तियों की नैतिकता के स्तर को अपने अंदर समाहित यानी कि अनुकरण कर लेता है। मतलब कि इसमें क्या करता है बच्चा, जो दूसरे व्यक्तियों की नैतिकता होती है उसको कॉपी करता है, फिर क्या करता है, दूसरे व्यक्तियों की नैतिकता के स्तर को अपने अंदर क्या करता है, अनुकरण करता है, फिर उतारने का प्रयास करता है। तथा वह दूसरे व्यक्तियों के मानकों के अनुसार क्या करता है, दूसरे व्यक्तियों के मानकों के अनुसार सही और गलत के मध्य अंतर को स्पष्ट कर उचित निर्णय ले पाता है। ये क्या करता है, दूसरे व्यक्तियों के मान को, मतलब कि जो दूसरा व्यक्ति किसी मानक को निर्धारित किया है उसी मानक को मानते हुए नैतिकता के निर्णय लेता है। मतलब कि अगर उसकी लाइफ में कोई ऐसा एथिकल स्टेज आती है या फिर एथिकल कोई निर्णय लेने को उसके जीवन में आता है तो वो क्या करता है, पहले ये देखता है कि पापा जी ने हमारे ये काम किस तरह से किया था। जैसे कि वो सड़क को पार करना है तो क्या करेगा, पहले ये देखेगा कि मैं अगर पापा जी के साथ या फिर किसी के साथ वो गया था अपने से जस्ट बड़े, तो उसने ये देखा था कि रेड लाइट अगर जल रही है तो हमें क्या करना है, उसको सड़क को नहीं पार करना। मतलब कि जो दूसरे व्यक्ति कर रहे हैं उसी अनुसार वो चीजें वो करने को अपने अंदर क्या करता है, उतारता है, फिर नकल करके उन चीजों को सीखने का प्रयास करता है और उसी तरह से चीजों को दोहराने का प्रयास करता है। फिर इसके भी दो स्तर हैं इन्होंने बताया। पहला क्या है, अच्छा लड़का या लड़की बनने की आशा, होप टू बी गुड बॉय और गुड गर्ल। मतलब कि जो तीसरा स्तर था इसको इन्होंने भी दो भागों में या फिर दो अवस्थाओं में विभाजित किया था। तो पहला क्या था, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की आशा। मतलब कि 10 साल से लेकर 13 साल की जो आयु होती है इसमें जब बच्चा नैतिकता इसलिए दिखाता है कि लोग उसको अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कहेंगे, इसके आधार पर वो नैतिकता दिखाता है, क्योंकि उसको इस चीज की आशा होती है कि अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो क्या होगा, लोग हमें अच्छा लड़का या लड़की कहेंगे। इस अवस्था में दूसरों से उन्हें सम्मान की आशा होती है। क्या होता है, सम्मान की आशा के कारण वो नैतिकता दिखाते हैं। अगर उन्हें सम्मान की आशा ना होगी तो वो नैतिकता नहीं दिखाएंगे, जिस कारण वह सदैव अच्छा लड़का या लड़की बनने के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, दूसरों से सम्मान पाने के लिए वो अच्छा अच्छा लड़का या लड़की बनने का प्रयास करते हैं। फिर दूसरा क्या इन्होंने बताया, दूसरी अवस्था कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता, मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इस आयु में वह नीति और नियमों की अवहेलना नहीं करते हुए बल्कि उसे सत्य मानकर उसका पालन करता है। क्योंकि जो 10 से 13 वर्ष की आयु होती है इसमें क्या करता है बच्चा, जो नीति और नियम होते हैं उनका पालन करता है, उनको तोड़ता नहीं, या फिर उन नियमों को क्या करता है, उनकी अवहेलना नहीं करता है, उनको क्या मानता है, उन नियमों को सत्य मानकर उन्हीं का पालन करता है। फिर थर्ड स्टेज है उन्होंने उत्तर रूढ़िता नैतिकता की अवस्था, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी स्टेज। क्या, उत्तर रूढ़िता नैतिकता की अवस्था यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी स्टेज। ये 13 वर्ष से लेकर ऊपर की जो आयु होती है, 13 वर्ष से उसके ऊपर की आयु जो होती है इसी को हम क्या कहते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी स्टेज। या नैतिकता की एक विकसित अवस्था होती है। क्या होती है, ये जो अवस्था होती है 10 से ऊपर मतलब कि 10 से जो एबव आयु होती है, फिर 10 से ऊपर की आयु के बीच का जो बच्चा होता है उसके अंदर नैतिकता पूरी तरह से विकसित हो चुकी होती है, फिर उसके अंदर नैतिकता की अवस्था जो होती है पूरी तरह से विकसित होती है। इस अवस्था में छात्र समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को प्रमुखता देने लगता है। इस अवस्था में जब बच्चा आता है, 13 साल के ऊपर का जब बच्चा होता है तो वो क्या करता है,
समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को प्रमुखता देता है। मतलब कि समाज के लिए उसे क्या करना है या फिर समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए उसे क्या करना है, उन चीज़ों को प्रमुखता देने लगता है, या फिर समाज के प्रति अच्छे कार्य करने के लिए या फिर समाज के प्रति अपनी नैतिकता को दिखाने के लिए उन्मुख रहता है। इस अवस्था को भी इन्होंने दो भागों में विभाजित किया है। क्या है? सामाजिक समझौते की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होगा? कोहलबर्ग के सिद्धांत के इस चरण के अनुसार छात्र पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यों के प्रति उत्तरदायित्वों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। इस अवस्था में इन्होंने बताया कि जब बच्चा 13 साल से जस्ट ऊपर होता है या 13 साल से ऊपर की आयु का जब बच्चा होता है तो वो क्या करता है? सामाजिक कार्यों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को अपने अंदर क्या करता है? समाहित करता है। वो सामाजिक कार्यों के प्रति अपने आप को संलग्न करता है, फिर उनमें जोड़ने का प्रयास करता है और नैतिकता के आधार पर जो सामाजिक कार्य होते हैं उनको वो करने के लिए उन्मुख होता है। फिर दूसरी स्टेज जो थी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, यानी कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इस अवस्था में छात्र अपने विवेक एवं आत्मचिंतन की सहायता से सही और गलत के मध्य निर्णयों का चयन करता है। इसमें बताया इन्होंने जो इस अवस्था में छात्र आएगा वो अपने विवेक के आधार पर, अपने विवेक एवं आत्मचिंतन की सहायता से, अपने विवेक और आत्मचिंतन की सहायता से सही और गलत के मध्य निर्णयों का चयन करने के लिए वो समर्थ हो जाता है। फिर खुद से वो सही और गलत का निर्णय लेता है। जैसे कि उसके पास कोई इथिकल डायलेमा आ गया उसके सामने, या फिर कोई नैतिकता से संबंधित कोई भी सिचुएशन आती है तो वो क्या करता है? अपने आत्मचिंतन और अपने दिमाग के आधार पर वो क्या करता है? उन विषयों के बारे में खुद से निर्णय लेने के लिए सक्षम हो जाता है। यह छात्र की परिपक्वता को दर्शाता है। जब बच्चा नैतिकता के आधार पर अपने निर्णय खुद से लेना प्रारंभ कर देगा तो इसको हम क्या कहते हैं? छात्र पूरी तरह से परिपक्व हो चुका है या फिर पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुका है। इस स्तर में छात्र अपने चिंतन के अनुसार नीति नियमों का पालन करता है। क्या करता है? अपने चिंतन या फिर अपने दिमाग के आधार पर नीति नियमों का पालन करता है। आज के लिए इतना ही, और इसी से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन भी रखे हैं प्रीवियस ईयर में जो कि सीटेट, यूपीटेट या फिर अन्य टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित में से किस चरणों का पालन करते हैं? प्राथमिक विद्यालय में जब बच्चा होता है तो उसकी उम्र क्या होती है? 6 से ऊपर होती है, मतलब कि 6 साल से जस्ट ऊपर होती है। मतलब कि ये किस में आ जाएगा? 4 साल से लेकर 10 साल के बीच की ही आयु इसको हम मानेंगे। ठीक है, तो प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित में से किन चरणों का पालन करते हैं? चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल फॉलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज एज प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इसमें पहला ऑप्शन है आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, फिर क्या है? व्यक्तिवाद और विनिमय, फिर अच्छे पारस्परिक संबंध, फिर सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, इसमें से हमें कोड बनाना है या फिर ये जो कोड दिया हुआ है इसमें से हमें चयन करना है। तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है आज्ञाकारिता और दंड का अभिविन्यास। तो क्या होगा? जो पहली स्टेज थी उसमें क्या था? बच्चा आज्ञाकारी होता था या फिर आज्ञा के अनुसार या फिर दंड के कारण, मतलब कि जो पनिशमेंट के डर से ही वो नैतिकता दिखाता था या फिर आज्ञा पालन के कारण ही नैतिकता को दिखाता था। तो पहला ऑप्शन जो होगा वो एकदम सही होगा। फिर व्यक्तिवाद और विनिमय, क्या होगा? इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। क्या होगा? इंडिविजुअलिज्म जो था ये भी सही होगा। क्या होगा? इंडिविजुअलिज्म जो होगा वो भी सही होगा। या फिर आज्ञाकारिता और व्यक्तिवाद और विनिमय, क्या होगा? इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, इसमें ये भी सही होगा। क्या होगा? व्यक्तिवाद और विनिमय भी सही होगा। फिर अच्छे पारस्परिक संबंध के लिए वो क्या नहीं बनाता है नैतिकता, समझ गए कि नहीं? वो नैतिकता अच्छे पारस्परिक संबंध बनाने के लिए नहीं करता है। फिर सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, ये भी नहीं होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी एंड ए। क्या होगा? बी एंड ए या फिर ए एंड बी। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है? अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस फॉर 7 to 8 year old चिल्ड्रंस मोरल डिसीजन? मतलब लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय जो बच्चे होते हैं उनमें नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है? तो पहला क्या ऑप्शन होगा? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सामाजिक अनुबंध बनाए रखने के लिए, या फिर दंड और आज्ञा पालन के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? दंड और आज्ञा पालन के डर से। क्या होता है? दंड के डर से या फिर आज्ञा पालन के
आधार पर वो नैतिकता दिखाते हैं। अगर ये उनके पास नहीं होगा या फिर ये सिचुएशन उनके पास अगर नहीं होती तो वो नैतिकता नहीं दिखाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन जजमेंट अबाउट क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा यानी कि मोरल डायलेमा। फिर थर्ड क्या है, नैतिकता सहयोग यानी कि मोरलिटी कोऑपरेशन। चौथा है नैतिक क्रिया यानी कि मोरल एक्शन। तो इसमें पूछा गया है कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, नैतिक दुविधा, क्योंकि सही और गलत के बीच में जब हमें निर्णय लेना होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, मोरल डायलेमा। वो जो कहानी थी हिंज वाली, उसमें क्या था कि जब उसको सही और गलत के बीच में निर्णय लेना था, या फिर दवा चुराना या फिर ना चुराना, इन दोनों के बीच में जब उसे निर्णय लेना था तो उसके अंदर क्या आया था, नैतिक दुविधा यानी कि मोरल डायलेमा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल काउंट्स। मतलब कि कई बार उनकी जो मोरल रीजनिंग की थ्योरी थी वो कई बार क्रिटिसाइज की गई थी या फिर उसकी आलोचना हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्रिटिसिज्म। मतलब कि इस आलोचना के पीछे कौन सा तथ्य सही था। तो पहला ऑप्शन है, कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन में मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित किया या फिर पुरुषों के नमूनों को ही बेस बनाया। तो इसका जो पहला ऑप्शन है यही करेक्ट होगा। कोहलबर्ग हैज बेस्ड हिज स्टडी प्राइमरी ऑन ए मेल सैंपल। जो उन्होंने अपना प्रयोग किया था वो पूरी तरह से मेल सैंपल के ऊपर किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल ठीक है वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने का या सजा मिलने का डर था। यह कथन कोहलबर्ग के सिद्धांत के किस स्तर का वर्णन करता है। रोहित रिटर्न्ड द पेंसिल ही टुक फ्रॉम अजय's डेस्क बिकॉज ही वाज afraid of the punishment if he got caught. This illustrate कोहलबर्ग। तो क्या होगा, पहला ऑप्शन पूर्व परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर यानी कि, और फिर फोर्थ क्या है, पूर्व संक्रियात्मक स्तर यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, या फिर फोर्थ क्या है, प्री ऑपरेशनल लेवल। तो इसमें कौन सा सही होगा, प्री कन्वेंशनल लेवल। कौन सा होगा, प्री कन्वेंशनल लेवल जो होगा इसी के अनुसार वो पेंसिल अगर चुराएगा तो वो रख देगा, क्योंकि पहली जो स्टेज होती है इसी में पहला स्तर जो होता है इसमें नैतिकता किस लिए बच्चा दिखाता है, डर और आज्ञा पालन के कारण। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाएगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको भी आप लोग ज्वाइन करिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।